आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें प्यार तो हुआ लेकिन शादी नहीं हुई। ये ऐसे शख्स हैं जिनका टाटा परिवार के साथ खून का रिश्ता नहीं है बल्कि वह गोद लिए हुए पुत्र हैं। यह ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने राज में टाटा को शिखर पर पहुंचा दिया। ये एक ऐसे शख्स हैं जो अलग मिट्टी के बने हैं। इन्हें उद्योगपति कहें, देशभक्त कहें, दानवीर कहें या एक सफल बिजनेसमैन, यह आप ही डिसाइड करें। ये अपने कुल मुनाफे का 70% तक दान कर देते हैं। यह एक सफल उद्योगपति होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। देश पर कभी भी कोई भी आपदा आई हो, इस दानवीर ने दिल खोलकर पैसा दान किया है। मैं बात कर रहा हूँ महान भारतीय उद्योगपति पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी की। ये कहते हैं जिंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन मतलब डेथ होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह आज श्री रतन टाटा जी की सक्सेस और स्ट्रगल स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ। रतन टाटा जो टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष थे, ये साल 1990 से 2012 तक टाटा समूह के अध्यक्ष भी थे। रतन टाटा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। भारत और पूरी दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जो श्री रतन टाटा को नहीं जानता होगा। रतन टाटा सभी प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंट सर्विस, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये इतने दूरदर्शी हैं कि इन्होंने घाटे में चल रही टाटा समूह की सभी कंपनियों को कई सालों की मेहनत और अपनी दूरदर्शिता की मदद से अपने दम से मुनाफे में पहुंचाया। रतन टाटा बहुत ही शांत और शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति हैं। ये बहुत ही सामान्य जीवन जीने में यकीन रखते हैं। आज हम आपको उनकी जिंदगी के बारे में कुछ बेहतरीन और दिल छूने वाली जानकारी देंगे। रतन टाटा की पारिवारिक पृष्ठभूमि। भारतीय समाज में पारसियों ने अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने यह सम्मान हासिल किया है जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। देश के आर्थिक विकास में योगदान करने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं सामाजिक प्रतिबद्धता का निर्वहन भी किया है। उन्होंने अपने परिश्रम और लगन से अपनी उन्नति के लिए अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया। गुजरात के सबसे पुराने कस्बे नवसारी में दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ। 1947 में यह क्षेत्र बड़ौदा के अधीन हो गया। दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। टाटा घराने के संस्थापक जनसेब जी टाटा के पिता नुसरवान जी टाटा का भी निवास स्थान नवसारी ही है। यहीं पर जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ। इनका निवास स्थान आज भी यहाँ स्मारक के रूप में संरक्षित है। नुसरवान जी टाटा के पूर्वज कई पीढ़ियों से पारसी संप्रदाय में पुरोहित का काम करते थे, इसलिए समाज के सम्मानित लोगों में उनकी गिनती होती थी। नुसरवान जी ने बदलते समय के साथ कुछ नया करने को सोचा। उन्होंने मुंबई आकर निर्यात करना शुरू किया। फिर उन्होंने जमशेद जी को भी मुंबई बुला लिया ताकि वह भी व्यापारिक क्षेत्र में अनुभव के साथ साथ कुशलता भी हासिल कर सके। नुसरवान जी ने अपने पुत्र को उच्च शिक्षा के लिए एलिफेंटो कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। रतन नवल टाटा का जन्म संपन्न एवं प्रसिद्ध टाटा परिवार में 28 दिसंबर 1937 में सूरत, बम्बई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ। वे सूनू एवं नवल टाटा के सुपुत्र हैं। उनका बचपन थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बीता। साल 1948 में उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। तब उनकी उम्र मात्र 10 साल की थी। इस डिवोर्स के बाद उनके पिता नवल टाटा ने सिमोन नाम की एक और महिला से शादी कर ली थी। इस दूसरी शादी से उनके पिता को एक और बेटा हुआ जिसका नाम नोएल टाटा रखा गया। इस छोटी उम्र में उनके माता पिता का डिवोर्स उनके लिए एक बड़ा सदमा था। मानसिक रूप से काफी टूट गए थे, इसलिए रतन और उनके सौतेले भाई नोएल की परवरिश उनकी दादी नवाज बाई द्वारा की गई थी। वे दादी के अत्यधिक प्रिय थे। रतन जी की दादी नवाज बाई निसंतान थे, इसलिए नवाज बाई ने होरमुसजी टाटा के पुत्र नवल को गोद ले लिया। होरमुसजी टाटा उन्हीं के कपड़ा मिल में स्पिनिंग मास्टर थे। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के द कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। इसके आगे की पढ़ाई करने के लिए वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। रतन टाटा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उन्हें IBM से जॉब का ऑफर आई, लेकिन रतन टाटा ने उस जॉब को ठुकरा दिया। इन्होंने कभी भी अपना नाम का फायदा नहीं उठाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन्होंने कॉलेज टाइम में पैसों के लिए बर्तन साफ करने जैसा काम भी किया। इनका ऐसा मानना था कि मैं अपनी मेहनत के दम पर अपनी लाइफ में किसी भी मुकाम पर पहुंचूंगा। रतन टाटा की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही रहा कि उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। उन्होंने एक इंटरव्यू में उसका खुलासा किया। जब वो लॉस एंजलिस शहर में एक नौकरी कर रहे थे, तब उनको एक लड़की से प्यार हो गया था। वे दोनों रिलेशनशिप में 2 साल तक रहे। वह आज भी अपने उन पलों को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय मानते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसी समय रतन टाटा के पास उनकी दादी की तबीयत खराब होने की खबर पहुँची। अपनी दादी से अधिक लगाव व 7 साल से उनसे न मिलने के कारण वह
वापस भारत आ गए। उन्होंने उस महिला को भी अपने साथ भारत चलने को कहा। वह लड़की तो तैयार थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी। रतन सर ने सच्चे मन से उस महिला से प्यार किया था, उनसे यह वादा भी किया था वह उसी से शादी करेंगे। लेकिन उस महिला का किसी और से शादी कर लेना रतन टाटा के लिए जिंदगी भर का शादी न करने का कारण बन गया। यह बात साबित करती है कि रतन टाटा अपने वादों और उसूलों के कितने पक्के हैं। यही चीज उनके कामयाब होने का एक सबसे बड़ा कारण है। भारत आने के बाद उन्होंने IBM के साथ काम किया, लेकिन उनके दादा JRD टाटा को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत 1961 में की। टाटा समूह से जुड़ने के बाद शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया था। टाटा ग्रुप और उनकी फैमिली की परंपरा के अनुसार 1970 तक यह टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में काम करते रहे, क्योंकि उनके दादाजी का मानना था जब तक आप अपने बिजनेस को पूरी तरह से जान नहीं लेते तब तक आप इसके मालिक नहीं बन सकते। उनकी इस बात को उन्होंने भी फॉलो किया। इसके बाद 1970 में इन्हें मैनेजमेंट में प्रमोट कर दिया गया। फिर 1971 में इन्हें नेल्को कंपनी हैंडओवर कर दी गई। यह टीवी एवं रेडियो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली एक कंपनी थी। यह कंपनी उस वक्त घाटे पे जा रही थी। इन्होंने अपने अथक प्रयास से इस कंपनी को मार्केट में एक अलग पहचान दिलाई, लेकिन देश में आर्थिक मंदी की वजह से इसे जल्द ही बंद करना पड़ा। यह इनकी लाइफ का पहला फेलियर था। इन्होंने हार न मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके बाद इन्होंने अपनी एक और डूबी हुई कंपनी टाटा एक्सप्रेस मिल को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यहाँ पर भी सफलता नहीं मिल सकी। यह कंपनी भी बंद हो गई। सन 1991 में JRD टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। रतन टाटा की दूरदर्शिता पहचानते हुए इन्हें JRD टाटा ने टाटा ग्रुप का उत्तरदायी बनाने की घोषणा कर दी। अब तक इन्होंने बिजनेस की इतनी नॉलेज इकट्ठा कर ली थी कि अगले 21 साल में लगातार मेहनत करके वे टाटा कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए। साथ ही अपनी कंपनी को इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपेंड करते गए। रतन टाटा के नेतृत्व में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने पब्लिक इशू जारी किया। टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया। रतन टाटा के आने के बाद टाटा ग्रुप को 50% प्रति वर्ष मुनाफा होने लगा। यहाँ से इन्होंने अपनी बिजनेस की दुनिया में अपना परचम फहराना शुरू किया। टाटा ग्रुप पहले से ही पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल बनाती थी, लेकिन आम भारतीय के कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में पूरी तरीके से इंडिया में बनने वाली कार इंडिका लॉन्च की। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसको पूरा करने के लिए रतन टाटा ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ऑटो एनालिस्ट ने इस कार को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया। इसका नतीजा यह हुआ कि टाटा इंडिका को मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक साल के अंदर ही टाटा इंडिको फ्लॉप हो गई, जिसे टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद रतन टाटा को अपने फैसले को लेकर बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तब कुछ करीबी लोगों ने कार व्यापार किसी और कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। रतन टाटा ने यह सुझाव ठीक समझा। उन्होंने इसे बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए। कंपनी के साथ रतन टाटा की मीटिंग 3 घंटे तक चली। तब फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का रतन टाटा के साथ व्यवहार बहुत खराब रखा। बातों ही बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि अगर तुम्हें कार बनानी नहीं आती तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट किए? हम ये कंपनी खरीदकर तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पे लग गई। वह रातों रात डील को छोड़कर वापस चले आए। वे इस बात को लेकर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्हें अब अपनी सक्सेस से लोगों को जवाब देना था। रतन टाटा ने वापस आकर अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिया। इंडिका कार में जो जो कमी थी उन्होंने उन सभी कमी को दूर किया और इंडिका का नया वर्जन इंडिका 2 लॉन्च किया। कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस अच्छा खासा आगे बढ़ने लगा, जो बेहद मुनाफे का बिजनेस साबित हुआ। कुछ ही वर्षों बाद फोर्ड कंपनी अपनी जैगवार और लैंड रोवर की वजह से घाटे में चल रही थी। 2008 आते आते यह दिवालिया होने के कगार पे पहुंच गई। उस समय रतन टाटा ने उनकी लग्जरी कार जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव दिया, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा समूह के मुख्यालय पर पहुंचे, जिस तरह रतन टाटा उनसे मिलने के लिए उनके मुख्यालय पहुंचे थे। रतन टाटा ने जैगवार लैंड रोवर को 2.3 बिलियन में खरीद लिया। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। आज जैगवार और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा है, जो बेहद मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस तरह से रतन टाटा ने शालीनता से अपने अपमान का बदला लिया। रतन टाटा चाहते तो बिल को करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन वह अपनी सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही एक गुण है जो एक सफल और महान इंसान के बीच में अंतर दर्शाता है। यही सीख है जो हमें रतन टाटा से सीखनी चाहिए। रतन टाटा ने बहुत तेजी से टाटा ग्रुप को और बड़ा करने की योजना बनाई। इसी दूरदर्शिता के कारण साल 2000 में लंदन में मौजूद टेटली टी कंपनी को खरीदा। इसके बाद 2004 में उन्होंने दक्षिण कोरिया के देवू मोटर्स के ट्रक बनाने वाली कंपनी को खरीदा। उसके 3 साल बाद ही टाटा ग्रुप ने 2007 में स्टील बनाने वाली कंपनी एंग्लो डच को खरीदा। रतन टाटा के कमान में टाटा ग्रुप दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक कंपनी बन गई।
हमारे देश में जब भी संकट आया है, रतन टाटा हमेशा हमारे देश की मदद करने के लिए आगे आए हैं। 2011 में जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ, तब इनके ताज होटल के लगभग 80 एम्प्लॉय की जान गई थी। इसके बाद वह उन सभी के घर गए जिनकी अपनों ने जान गंवाई थी। इन्होंने उन सभी का पूरा खर्च उठाया, यहाँ तक कि होटल के आसपास के छोटे मोटे काम करने वाले जिन्हें इसमें नुकसान हुआ, उन सभी की आर्थिक मदद की। इसके बाद जब देश में कोविड-19 का खतरा आया था, तब रतन टाटा ने भारत सरकार को 1500 करोड़ की मदद की थी। देश में पेंडेमिक के दौरान टाटा समूह में जो भी फ्रेशर आए थे, उनमें से किसी भी एम्प्लॉय को ना निकाले जाने का फैसला किया। उनमें 4.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज थे, जबकि वहीं दूसरी ओर पूरे विश्व में लोगों की नौकरी जा रही थी। रतन टाटा का सपना था कि भारत के लोगों के लिए सबसे सस्ती किफायती कार को बाजार में लाएं। एक एक भारतवासी के पास खुद की कार हो। यह सपना उनका पूरा भी हुआ। साल 2008 में टाटा मोटर्स ने अपने सबसे सस्ती कार नैनो कार का उद्घाटन किया, जिसकी कीमत 1 लाख थी। नैनो को लोगों ने काफी पसंद किया। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो कभी भी झूठी चमक दमक में विश्वास नहीं रखते हैं। वो सिर्फ काम करना जानते हैं, उसे किस तरह से अपने व्यवसाय में लगाना है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। हमेशा से उनकी सोच यही रही है। एक बार की बात है, रतन टाटा सर अपने साथियों के साथ कहीं जा रहे थे कि अचानक रास्ते में उनकी कार का टायर पंचर हो गया। सभी साथी उतर के यहाँ वहाँ घूमने लगे। कुछ देर के बाद जब उन लोगों ने रतन सर को देखा, तो सर कार ड्राइवर के साथ मिलकर पंचर बना रहे थे। जब कुछ लोगों ने रतन सर से पूछा कि आप तो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, आप क्यों टायर का पंचर बना रहे हो, तब रतन सर ने बोले, मेरी मदद से ये काम 10-15 मिनट पहले ही खत्म हो जाएगा और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ टाइम पे पहुँच सकेंगे। 8 दिसंबर 1912 को वे टाटा समूह के सभी कार्यकारी जिम्मेदारियों से सेवानिवृत्त हुए। उनका स्थान 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री ने लिया था, लेकिन 4 साल बाद साइरस मिस्त्री को भी इस पद से हटा दिया गया और फिर 4 महीनों के लिए टाटा समूह का भार रतन टाटा ने अपने कंधों पर लिया। अभी टाटा ग्रुप के चेयरमैन नटराज चंद्रशेखरन है। हालांकि रतन टाटा अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, फिर भी वे काम काज में लगे हुए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने भारत के ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील में अपना व्यक्तिगत निवेश किया। इसके साथ साथ उन्होंने एक ई-कॉमर्स कंपनी अर्बन लैंडर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियोमी में भी निवेश किया है। वर्तमान में रतन सर टाटा समूह के सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ वे टाटा सन्स के 2 ट्रस्ट के अध्यक्ष भी बने हुए हैं। रतन टाटा ने भारत के साथ साथ दूसरे देशों के कई संगठनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे प्रधानमंत्री की व्यापार और औद्योगिक परिषद और राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक परिषद के एक अध्यक्ष हैं। रतन कई कंपनियों के बोर्ड पर निर्देशक भी हैं। रतन टाटा भारतीय एड्स कार्यक्रम समिति के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। भारत में इसे रोकने की हर संभव कोशिश वे करते रहते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रतन टाटा का काफी नाम दिखाई देता है। वे मित्सुबिशी को कॉर्पोरेशन की अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं और इसके साथ साथ वे अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप जेपी मॉर्गन चेन्स एंड बुज एलन हिमिल्टो में भी शामिल हैं। वैसे रतन टाटा के सम्मान और पुरस्कार कुछ इस तरह हैं। रतन टाटा आज भी अविवाहित पुरुष हैं। वे सालों से मुंबई के कोलाबा जिले में एक किताबों से भरे एक फ्लैट में अकेले रहते हैं। रतन टाटा उच्च आदर्शों वाले व्यक्ति हैं। वे मानते हैं कि व्यापार का अर्थ सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना है और व्यापार में सामाजिक मूल्यों का भी समावेश होना चाहिए। रतन टाटा जैसा महान पुरुष सदियों में 1-2 ही पैदा होता है। मैं रतन टाटा सर को दिल से बार बार नमन करता हूं। दोस्तों, आपको रतन टाटा सर की ये लाइफ स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट किस महान इंसान की स्टोरी आप सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।